गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री करने जा रहे हैं। होपफुली बहुत सारे बच्चे जो बिहार बोर्ड के होंगे, मुझे लग रहा है कि उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया होगा मैट्रिक में 10th में, और जो CBSE ऐसी के होंगे जिनका भी रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, उनका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, तो हम लोग आज क्लास 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें NCERT में 2 वॉल्यूम्स हैं, पार्ट 1 और NCERT पार्ट 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली NCERT को ही डिस्कस करेंगे। तो NCERT में पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें कि पहला चैप्टर है NCERT पार्ट 1, पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और जैसा कि इस हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक चीज़ें केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। और इसमें शुरुआत के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप लोगों ने क्लास 9th, क्लास 10th में पढ़ा भी है, मगर उस चीज़ को फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात करूँगा केमिस्ट्री के ऊपर कि केमिस्ट्री क्यों पढ़ना ज़रूरी है। केमिस्ट्री आप लोग सब 10th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये वर्ड आपने सुना हुआ है। साइंस को मेनली इस 3 पार्ट में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो 10th तक पूरा साइंस ओवरऑल एक एग्ज़ाम होता है आपका, और उस साइंस में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पोर्शंस होते हैं। बट क्लास 11th उससे थोड़ा वास्ट है। क्लास 11th में साइंस अब बढ़ चुका है अलग अलग सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। ठीक है, तो केमिस्ट्री अब एक अलग पार्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको ये समझ करके रखना होगा कि जो 10th में साइंस जितना था उससे कहीं कहीं ज़्यादा आपको क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो ऑब्वियस है जब बहुत ज़्यादा पढ़ना हो तो मेहनत भी आपको ज़्यादा करना है, और कंसंट्रेशन लेवल भी आपका बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री को समझने के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स को भी समझने के लिए। तो होपफुली आप लोग सब मेहनत करने के लिए तैयार हैं और बहुत डेडिकेशन के साथ आप लोग साइंस आप लोगों ने लिया है। और 11th में साइंस लेने का मतलब ही होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा साइंस को समझने के लिए, आइदर ये फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। तो केमिस्ट्री, स्पेशली मैं आपको केमिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा। तो केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, आजकल के दिनों में केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअली हमारे लाइफ के हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का यूज़ हो ही जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये मार्कर है, तो ये किसी सब्सटेंस से बना है, कोई प्लास्टिक है किसी तरह का, कोई पॉलीमर है किसी तरह का, इसमें जो इंक होगा जिससे मैंने लिखा है वो कुछ केमिकल्स है, उसको बनाने का तरीका है। टायर इंडस्ट्री है, अभी दवा इंडस्ट्री, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसमें इतनी सारी दवाएं बनती हैं, वो सब केमिकल रिएक्शंस और केमिस्ट्री को फॉलो करता है। पेंट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, और भी ना जाने बहुत सारे चीज़, कपड़ा उद्योग, जो टेक्सटाइल्स बनता है, उसमें भी बहुत सारे केमिस्ट्री का एप्लीकेशंस है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो अगर मैं शॉर्ट में ये बोलूँ कि केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो केमिस्ट्री पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी भी है। तो हम लोग बहुत बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है। पहला एक वर्ड आता है जो आप शुरू से करते आ रहे हैं, मैटर। तो बच्चों, मैटर क्या होता है? हम सब जानते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ जो स्पेस छेकता है, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका वॉल्यूम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनी सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़। तो एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज मतलब छेकता है, ग्रहण करता है। एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। और आप लोगों ने पढ़ा भी है ना। तो कोई भी पदार्थ
जो जगह छेकता है और जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। कोई दिक्कत किसी को? मैटर यानी पदार्थ क्या होता है। अगर हम इसमें जोड़ना चाहें तो एक चीज़ और जोड़ सकते हैं यहाँ पे, कि जो हम अपने सेंस ऑर्गन से महसूस भी कर सकते हैं। तो एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, यहाँ तक आप लोग जानते भी हैं। इसमें मैं एक्स्ट्रा एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, एंड कैन बी फेल्ट। फेल्ट मतलब जो महसूस किया जा सकता हो, एंड कैन बी फेल्ट बाय सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम एंड कैन बी फेल्ट बाय सेंस ऑर्गन्स आर नोन एज मैटर। यानी कोई भी पदार्थ जो कुछ जगह छेकता हो, जिसका कुछ आयतन हो और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस किया जाता हो। हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन्स है ना, स्किन, टंग, ये सब सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़, ये सब सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इन ऑर्गन्स के द्वारा जिसको हम महसूस भी कर सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मार्कर एक मैटर है। क्यों? क्योंकि हम अगर आंख बंद भी कर लें तो इसे मैं जब छूऊंगा तो मुझे छूने से एहसास हो जाएगा कि एक मार्कर है। तो ये हमारा स्किन जो सेंस ऑर्गन है उसको महसूस कर रहा है। उसी तरह से ऑब्वियसली ये एक मैटर है, क्योंकि इसका कुछ साइज़ जो है, तो ये इस पूरे इन्वायरमेंट में इतना जगह छेक रहा है और इसका कुछ वॉल्यूम है कि कितना लिक्विड ये अंदर कंटेन कर सकता है या कितना इसका अंदर में सब्सटेंस है, तो उसका कुछ वॉल्यूम भी है और सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस भी किया जा सकता है। तो इसलिए ये एक मैटर है। उसी तरह से एयर भी एक मैटर कह सकते हैं। अब अगर मुझे एयर को समझाना है कि ये एक मैटर है, तो हम जनरली वो हमें तो दिखता है नहीं एयर। अब जब जो चीज़ दिखता नहीं है उसके बारे में अगर कुछ बोलना हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे पंखा चल रहा है तो हवा है, तो अब हवा देख तो नहीं पा रहे, बट मेरा सेंस ऑर्गन जो स्किन है वो उसे महसूस कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए एयर एक मैटर होगा। एयर इज़ अ मैटर, वाटर इज़ अ मैटर। कोई भी चीज़ जो हमें दिख रहा है, ऑब्वियसली जो चीज़ दिख रहा है, जो चीज़ हम छू पा रहे हैं वो तो मैटर है ही, और जो नहीं दिख रहा है और हम महसूस कर पा रहे हैं जैसे एयर है, तो ये भी एक मैटर हुआ। क्योंकि एक खाली बॉटल है, खाली बॉटल अगर बंद किया हुआ है तो हम ये नहीं कह सकते वो बिल्कुल खाली है, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं है उसमें, बट एयर तो है उसमें। तो एयर जो है वो उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, उस बॉटल का जितना वॉल्यूम है उसमें तो एयर भरा हुआ है, यानी एयर क्या हुआ? वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इस रूम में कुछ नहीं अगर है, एयर तो है, तो एयर एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस तरह से कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ वॉल्यूम हो, आयतन हो, और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा महसूस किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मैटर कहते हैं। क्लियर है? ओके। तो मैटर को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें, जो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि मैटर 3 मुख्य कैटेगरीज में बांटा जाता है। ऐसे हम 5 कैटेगरीज में मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर, ठीक है। तो ऐसे अगर फिजिकल कंडीशन के हिसाब से दिखाया जाए, ऑन द बेसिस, बेसिस मीन्स आधार, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ? भौतिक अवस्था, है ना। तो भौतिक अवस्था के आधार पर मैटर को अगर हम क्लासिफाई करें तो मैटर जो होता है बच्चों, एक सॉलिड होता है। सॉलिड मतलब आप लोग जानते ही हैं, ठोस। दूसरा एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं लिक्विड। तीसरा हम लोग कहते हैं गैस। ये आप लोग शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आपने 10th में ये भी नाम जरूर पढ़ा होगा, 4th प्लाज्मा और 5th बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन।
कंडेंसेट, शॉर्ट में इसको हम लोग BEC कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में अभी तो हम लोग को जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो मुख्यतः सॉलिड, लिक्विड, गैस जो हम लोग आम वातावरण में देखते हैं, मैटर का जो अलग अलग टाइप, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। ठीक है, तो ये मुख्यतः 5 स्टेट हो गए मैटर के। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चल करके। तो बच्चों, अगर ऐसे देखा जाए, थोड़ा सा मैं आपके पीछे क्लासेस को भी रिपीट कर रहा हूँ जो आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा है। तो अगर ऐसे देखा जाए कि सॉलिड में डिफरेंट कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, कुछ एटम से ही कोई चीज़ बना होता है। केमिस्ट्री में हम लोग मेनली जो पढ़ते हैं वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो इसलिए केमिस्ट्री को हम लोग ऐसे भी कहते हैं कई बार, केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऐसे भी कहा जाता है ना, क्योंकि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ही बारे में बहुत कुछ सिर्फ जानना होता है। तो इसलिए केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, एटम और मॉलिक्यूल आपने पढ़ा भी है, इससे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे भी। फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। तो सॉलिड जो होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा या कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो एटम्स से बना होता है या मॉलिक्यूल से बना होता है। ठीक है, तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिससे वो बना है मैटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या होता है? जिन चीज़ों से वो बना है। जैसे सपोज़ मैं एक आम भाषा में समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, जैसे खिचड़ी हम लोग खाते हैं, तो चावल, दाल, नमक, हल्दी या उसमें और जो चीज़ डालेंगे, सब्जी, तो ये सब क्या हुआ? खिचड़ी बनाने के रेसिपीज़ हैं, उसमें जो डालना है हमें, है ना, तो वो सब क्या हुआ? कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सॉलिड जिन चीज़ों से बना है, जैसे सपोज अगर एटम या मॉलिक्यूल से बना है तो वो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया। ठीक है, तो सॉलिड में बच्चों क्या होता है? जैसे अगर ये मान लें सॉलिड, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, यानी कि जिन चीज़ों से वो बना है, आइदर एटम हो या मॉलिक्यूल हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। क्लोजली स्पेस्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो होंगे वो उस सॉलिड में बहुत क्लोज रहेगा, यानी कि उनके बीच में जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर। ठीक है, तो वो हुआ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि या इंटर एटॉमिक स्पेस भी कह सकते हैं। इंटर मतलब क्या होता है? अलग अलग। ठीक है, और एटम अगर है तो दो एटम के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर एटॉमिक स्पेस। और अगर मॉलिक्यूल है, सपोज करते हैं ये, तो दो मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, इंटर एटॉमिक स्पेस बोले या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोले, बात बराबर है, डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट वहाँ पे क्या है। तो जनरली मैं ये वर्ड यूज़ करूँगा इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो सॉलिड में आपने पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं और उनके बीच में जो गैप यानी कि स्पेस होता है वो नहीं के बराबर होता है या नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, सो ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, एक नॉर्मल जो टेम्परेचर हमारा इन्वायरमेंट का है उसमें ये बात हो रही है। ठीक है, लिक्विड, अगर ये इसको मैं एक लिक्विड मानूं तो इसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि अगर ये मॉलिक्यूल से बना है तो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो सॉलिड की तुलना में काफ़ी दूर होगा। दूर होने का मतलब ये हुआ कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, मगर किसकी तुलना में? सॉलिड की तुलना में। सॉलिड में बहुत क्लोज होगा और लिक्विड में दूर होगा। ठीक है, तो ये लिक्विड हो गया। गैस में अगर हम देखें, अगर ये गैस मान लेते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर होता है, काफ़ी दूर, और लगभग में मान सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो जो दोनों के बीच में आकर्षण होता है वो लगभग नहीं के बराबर होता है ना। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के प्रॉपर्टीज़ में, यानी कि प्रॉपर्टीज़ मतलब विशेषताओं में जो अंतर होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर, वो मुख्यतः इस कारण से होता है।
मॉलिक्यूल्स का स्पेसिंग, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वो, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का जो बल है वो, उस पर मेनली इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो निर्भर करते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे इस पे कि हर स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, हम लोग जानते भी हैं। अब जैसे सपोज सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड जो है इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मैटर है आपको टेम्परेचर और प्रेशर का। टेम्परेचर प्रेशर बदलते हैं तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर किसी और में कन्वर्ट हो सकता है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ओनली। अगर हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो मेल्ट होकर के यानी पिघल करके लिक्विड भी बन सकता है, तो उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। तो मेल्टिंग अगर कर दें यानी कि टेम्परेचर देते हैं, हीट मान लीजिए मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ ट्रायंगल, ये डेल्टा का सिंबल है, तो ये हीट डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम मेल्ट कर सकते हैं लिक्विड में। लिक्विड को अगर हम और हीट दें तो वो क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम उसको वेपराइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, ये सब बाद में स्टेट्स ऑफ मैटर एक अलग चैप्टर है, उसमें और हम लोग पढ़ेंगे बाद में डिटेल में। अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि मैटर क्या है, उसके बारे में मैं आपसे जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेल्टिंग से ये इसमें कन्वर्ट हुआ, वेपराइजेशन से ये इसमें कन्वर्ट हो गया। रिवर्स भी कर सकते हैं प्रोसेस को, मैंने शुरू में ही कहा इट्स अ मैटर ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर को हम अगर चेंज करते जाएं तो एक स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जैसे कि गैस है, तो गैस में अब यहाँ पे इसको मैंने लिक्विड दिया था, तो लिक्विड इसमें टेम्परेचर दिया था, तो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हुआ। उल्टा अगर कर दें यानी कि यहाँ से हम हीट निकाल लें, बाहर कर लें, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ठंडा कर दें, है ना। अगर हीट का लॉस होगा यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन मतलब किसी भी चीज़ का गैसेस स्टेट या वेपर स्टेट कन्वर्ट हो जाए उसके लिक्विड स्टेट में, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, अब अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर कम कर दें या इसको ठंडा कर दें, बात एक ही हुआ। माइनस डेल्टा लिख रहा हूँ यानी माइनस हीट, यानी कि यहाँ से हीट निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो किसी चीज़ से अगर हीट बाहर निकल रहा है तो वो चीज़ तो खुद ठंडा होगा ना। तो हीट बाहर निकल रहा है तो ये ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये हम लोग कॉमनली देखते भी हैं अपने रेफ्रिजरेटर्स में, पानी रखते हैं, बर्फ़ बनता है, तो लिक्विड क्या है, पानी। पानी इज़ अ लिक्विड स्टेट, और वो लिक्विड फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो बर्फ़ क्या है, पानी का ही सॉलिड रूप है बर्फ़। तो लिक्विड स्टेट कन्वर्ट किस में हो गया, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो हम लोगों ने उसे ठंडा किया तब ये होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं लिक्विड से सॉलिड। तो इसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, ऐसे सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड में कन्वर्ट होना। या इस केस में हम लोग फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, कोई चीज़ फ्रीज हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये और दो स्टेट्स हैं, इसे मगर हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है इन चीज़ों को अभी समझना। फ़िलहाल ये हायर क्लासेस में आप और इसे डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमारे स्कोप ऑफ द सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो हमें ये जानना है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं बच्चों, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पे मैटर का क्लासिफिकेशन। और जो मैटर का क्लासिफिकेशन है, अलग अलग जो मैटर्स हैं ये, इनकी जो विशेषताएं होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मुख्यतः किन बातों पे निर्भर करती हैं, मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उस पर। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। और अगर मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का बल बहुत ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का बल बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर हैं यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ की तुलना में यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा। बच्चों आपको याद होगा कि आकर्षण का जो बल होता है वो दूरी के इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, यानी कि अगर दूरी बढ़ता है तो आकर्षण का बल घटता है और दूरी घटता है तो आकर्षण का बल बढ़ता है।
तो यहाँ पे दूरी ज़्यादा है इसकी तुलना में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का जो बल होगा वो कम होगा इसकी तुलना में, सही है। और यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं गैस में, तो गैस में मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जा रहे हैं, यानी कि इंटर मॉलिकुलर स्पेस वो दूर दूर हो गया या ज़्यादा हो गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का बल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस कारण से इनके जो प्रॉपर्टीज़ में हैं वो अंतर आता है, ठीक है। बाकी आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है, मैं एक बार रिपीट कर दूं। जैसे कि सॉलिड है, तो सॉलिड के जो प्रॉपर्टीज़ में आप ये बोलते हैं ना कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड साइज़। क्या मतलब हुआ कि सॉलिड जो भी होता है रूम टेम्परेचर पे उसका जो शेप है यानी कि आकार, जो साइज़ है यानी शेप मतलब उसका जो बनावट हुआ, साइज़ उसका जो साइज़ हुआ, वो एक रूम टेम्परेचर पे फिक्स्ड होता है। जैसे ये मार्कर है, रूम टेम्परेचर पे ये मार्कर का ये सिलेंड्रिकल शेप फिक्स्ड है कि नहीं। इसका साइज़ मान लेते हैं, अगर ये आपको सपोज़ करते हैं कि ये 10-12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर का ही रहेगा इस रूम टेम्परेचर पे। अब हम टेम्परेचर और प्रेशर बदल दें तो उसमें चेंजेस आ सकता है, जैसे मैंने कहा चेंजेस आ सकता है, ठीक है। मगर रूम टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो होता है उसका शेप और उसका साइज़ क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अपवाद में आप लोगों ने मरकरी को पढ़ा हुआ है, उसकी बात हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। लिक्विड जो होता है उसमें क्या है बच्चों की, इसका कोई फिक्स्ड शेप या साइज़ नहीं होता है, हाँ, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज़ अगर मेरे पास 100 ml वाटर है और मैं उसको ग्लास में रख दूं उस वाटर को, तो 100 ml ही रहेगा, और उसको एक बॉटल में रख दूं तो वो 100 ml ही रहेगा, क्योंकि 100 ml पानी था ही। तो इसका जो अमाउंट है वो तो फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब इसका जो अमाउंट यानी कि यहाँ पे लिक्विड की बात कर रहे हैं तो वो वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम तो वो फिक्स्ड है। मगर ग्लास में रखेंगे तो सिलेंड्रिकल जैसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसी को हम पतला ट्यूब में रख दें तो वो उसके हिसाब से हो जाएगा, कटोरे में रख दें, बाउल में रख दें तो वो उसके हिसाब से हो जाएगा, थाली में उतने ही वाटर को डाल दें तो फैल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस कंटेनर में, कंटेनर मतलब एक तरह से बर्तन कह सकते हैं आप, जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं तो लिक्विड का जो शेप साइज़ है वो उसी कंटेनर के जैसा हो जाता है, मगर वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा ना। वॉल्यूम तो जितना, जैसे मैं बता रहा था 10 ml 100 ml वाटर है तो वो वाटर तो उतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज़ फिक्स्ड बट इट अटेन्स द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। जिस कंटेनर में हम उसको रखते हैं उसी कंटेनर के हिसाब से उसका शेप और साइज़ हो जाता है, मगर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये बार बार मैं कह रहा हूँ रूम टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो चेंज कर देंगे तो उसमें बदलाव आ सकता है, ठीक है। फिर तीसरा जो है गैसेस स्टेट, इसमें क्या होता है बच्चों, गैसेस का आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स साइज़ नहीं होता और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये भी हमें एकदम से ध्यान में रखना है कि गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। गैसेस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। क्यों? अब जैसे सपोज़ मेरे पास एक छोटा सा बॉटल मान लो मैं ले लेता हूँ ये, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, मान लेते हैं कि हम, या फिर कोई और गैस ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस इसमें डाल दिया सपोज़, ठीक है। तो और ये जो है ये लगभग 1.25 लीटर का एक कोल्ड ड्रिंक बॉटल है, मान लेते हैं 1.25 लीटर है, तो इसमें जो गैस आएगा वो 1.25 लीटर आएगा, ठीक है, सपोज़ 1.25 लीटर आएगा, ठीक है। अब ये एक बंद कमरा है, इसमें पूरा पैक किया हुआ है ये कमरे को, ठीक है, हम लोगों ने पैक कर दिया सपोज़। अब जब मैं इस ढक्कन को खोलूँगा यहाँ पे तो क्या होगा, गैस तुरंत निकल जाएगा ना, गैस तो इससे निकलने लगेगा और निकल के क्या होगा, ये पूरे रूम में फैल जाएगा। फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? पूरे रूम में फैल जाएगा। अब ये पूरे रूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब एक रूपता के साथ सब तरफ ये फैल जाएगा। इसको डिफ्यूजन कहते हैं, बाद में हम लोग बात करेंगे इस पर। तो ये जो फैल जाएगा गैस, अब जो गैस है उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम अब ये नहीं है, 1.25 लीटर नहीं है इस गैस का वॉल्यूम। अब जब वो फैल गया पूरे रूम में तो इस पूरे रूम का जो वॉल्यूम जितना होगा उतना अब उस गैस का वॉल्यूम है।
हाँ, डेंसिटी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, इसमें जितना कॉन्सेंट्रेशन था पर यूनिट ml वो अब चेंज हो गया, मगर जो टोटल ओवरऑल जो वॉल्यूम है गैस का वो अब इस पूरे रूम का वॉल्यूम के बराबर हो गया। अगर सपोज़ हम इतने ही गैस को ये जो ढक्कन में मान लीजिए बंद कर लेते हैं, 1.25 लीटर है, अब इसको सपोज़ करते हैं एक दूसरे किसी खाली कंटेनर में डाल दें जो पैक्ड है और वो 5 लीटर का है, और उसको ढक्कन फिर उसके अंदर खोल दें, तो गैस जो है वो 5 लीटर में फैल जाएगा। तो गैस का जो वॉल्यूम अब हो जाएगा वो 5 लीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से गैस जो होता है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, फिक्स्ड साइज़ नहीं होता, और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, और ये किस कारण से हो रहा है आपको पता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दूरी है उसके चलते, या हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण का बल है उसके चलते। मेन अंतर जो है इन तीनों में वो उसी कारण से है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या जाना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं, सॉलिड्स का फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होता है। इसका फिक्स शेप या फिक्स साइज नहीं होता है, मगर वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लिक्विड वाले केस में, और इस वाले केस में कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं होता, ना तो शेप फिक्स्ड होता है, ना तो साइज फिक्स्ड होता है, और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। गैस का वॉल्यूम वही होता है जिस कंटेनर में रखा हुआ है, उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो गैस का वॉल्यूम होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जान रहे थे, अभी मैंने उसको और थोड़ा सा डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश की है कि मैटर जो है वो फिजिकल स्टेट के आधार पे इन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब इधर हम लोग अगर बात करें तो हम मैटर को उसके कंपोजिशन के हिसाब से भी बांट सकते हैं। कंपोजिशन मतलब क्या हुआ? जिन चीज़ों से वो बना है उसके आधार पे भी हम लोग मैटर का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन में बोलूँ वो कर सकते हैं। सो वी कैन क्लासीफाई मैटर ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन के आधार पे भी हम लोग मैटर को बांट सकते हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन पर है वो किस आधार पे था? वो था भौतिक अवस्था के आधार पे, यानी कि फिजिकल स्टेट के आधार पे। ठीक है, अब जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ऑन द बेसिस मतलब आधार, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन अगर हम बात करें तो मैटर को हम लोग बांट सकते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में, दो मेन टाइप में। एक होता है प्योर मैटर, और एक क्या होता है बच्चों? इम्प्योर। प्योर का उल्टा क्या होता है? इम्प्योर। अब प्योर और इम्प्योर जो आम भाषा में हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, है कि नहीं? किसी चीज़ को शुद्ध कहने का क्या मतलब होता है? शुद्ध या प्योर कहने का ये मतलब होता है कि जिस चीज़ की भी हम बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ वो एक चीज़ हो केवल, तो वो प्योर कहलाता है। जैसे हम दूध ही लेने जाते हैं और दूध लेते हैं तो उसमें सिर्फ दूध हो, अगर पानी मिला देते हैं कोई तो वो क्या हो गया? इम्प्योर कह देते हैं। या तेल लेते हैं, उसमें कोई और, सरसों का तेल लेने गए, पता चला उसमें कुछ और भी मिला हुआ है। घी लेने गए, पता चला कि उसमें कुछ और चीज़ भी मिला हुआ है, तो वो इम्प्योर हो गया। और घी में सिर्फ घी है तो वो प्योर हो गया। प्योर और इम्प्योर वर्ड का तो हम यही मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे भी उसी सेंस से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मैटर को हम दो पार्ट में बांट रहे हैं। ठीक है, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। प्योर जब कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के जो मैटर होंगे उसमें दे हैव सिंगल, मतलब एक ही तरह का, दे हैव सिंगल कंपोजिशन, मतलब एक ही तरह का चीज़ रहेगा, या सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दे हैव सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, एक ही तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी एक ही तरह की चीज़ से वो बना हुआ होगा। सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस के से जो बना हुआ होता है वो क्या होगा? प्योर मैटर हो जाएगा, है ना। और इम्प्योर मैटर कब कह सकते हैं? इम्प्योर एक तरह से ज़्यादा चीज़ें उसमें मिली हुई रहेंगी तब। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि दे हैव
they have more than one type of composition या constituent भी कह सकते हैं, type of constituent, ठीक है। तो प्योर और इम्प्योर इस दो वर्ड का मतलब हम लोग शायद समझ चुके हैं। प्योर मैटर वैसे मैटर होंगे जो एक ही तरह के चीज़ से बने हुए होंगे, और उसका उल्टा इम्प्योर मैटर जो एक से ज़्यादा तरह की चीज़ों से बने हुए होंगे, उसे हम कहेंगे इम्प्योर मैटर, और इसे कहेंगे प्योर मैटर। प्योर इम्प्योर वर्ड मतलब समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आते हैं, जो प्योर मैटर होता है उसको भी हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, ठीक है। एक होता है एलिमेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा भी है, एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स, ठीक है, और तत्व है ना, और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स यानी तत्व, कंपाउंड मतलब यौगिक, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो एलिमेंट और कंपाउंड जो हम लोग शुरू से सुनते भी आ रहे हैं, एक्चुअली ये प्योर मैटर का दो पार्ट हो गया, यानी कि एलिमेंट्स भी प्योर मैटर होते हैं और कंपाउंड्स भी प्योर मैटर होते हैं। और इसे हम क्यों प्योर मैटर कह रहे हैं इन दोनों को? इन दोनों को इसलिए मैं प्योर मैटर कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों एक ही तरह की चीज़ों से बने हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कुछ एलिमेंट्स का नाम बता सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया। अब ये जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, इसमें जो एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, वो सब हाइड्रोजन के ही एटम्स होंगे। यानी कि हाइड्रोजन का जैसे अगर मान लेते हैं ये साइज़ है एक एटम का, तो सपोज ये सारे एटम्स एक ही तरह के होंगे, सारे का साइज़ एक ही होगा, सारे का सब चीज़ एक ही होगा, है ना। यानी कि सेम तरह के हाइड्रोजन एटम से ही ये पूरा हाइड्रोजन एलिमेंट बना हुआ है। तो ये एक प्योर ही हुआ ना, क्योंकि एक ही तरह की चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से कोई भी एलिमेंट हम लोग ले लें, आयरन ले लें, कोई भी, ठीक है, क्लोरीन ले लें, कुछ भी ले लें इस तरह से, तो वो सब जो है वो प्योर सब्सटेंस के अंदर ही आएगा, ठीक है। कंपाउंड्स, कंपाउंड मतलब यौगिक होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। हम लोग एक कॉमन सा बहुत सारा कंपाउंड हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट कहते हैं, NaCl है जैसे मान लेते हैं। तो NaCl ये जो कंपाउंड है, उसका जो मॉलिक्यूल है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें वो सारे NaCl के ही होंगे, तो वो इसलिए प्योर के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। जैसे वाटर ले लेते हैं, तो कंपाउंड अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो जितने भी उसमें हैं वो सारे वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। ये सब मॉलिक्यूल हुआ वाटर का, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। तो कंपाउंड्स भी क्या है, प्योर मैटर है, इसलिए क्योंकि वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने हुए होंगे, ठीक है बच्चों। तो जितने एलिमेंट्स का नाम आपने पहले क्लासेस में जो भी पढ़ा हुआ होगा या कंपाउंड्स भी पढ़ा हुआ होगा, तो वो सारे एलिमेंट्स और सारे कंपाउंड्स वो प्योर मैटर का ही उदाहरण होता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं दूसरे कैटेगरी में, अगर तो इम्प्योर सब्सटेंस का मैंने मतलब बता चुका है ऑलरेडी। तो इम्प्योर जो होते हैं उसका एक कॉमन जो एग्जाम्पल होता है वो होता है मिक्सचर। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हिंदी में इसे मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर यानी मिश्रण, ठीक है। तो अंतर है यहाँ पे कंपाउंड्स में और मिक्सचर में, क्या अंतर है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जो आपने पढ़ा भी होगा कि कंपाउंड्स में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में एक फिक्स्ड रेशियो होता है। आगे के क्लासेस में हम लोग बात करेंगे कि फिक्स्ड रेशियो का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो एक निश्चित अनुपात में जब एटम्स मिला होता है तो वो कंपाउंड बनाता है। मगर मिक्सचर क्या है, एक इम्प्योर मैटर का टाइप है मिक्सचर, और मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोजिशंस होते हैं, उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बीच में कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, कोई भी एक निश्चित अनुपात नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशियो between the
कंपोनेंट्स, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है ना, और यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो होता है। बाद में हम लोग इस पर बात करेंगे कि क्या है ये फिक्स्ड रेशियो का उदाहरण, ठीक है, इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल जैसे एयर भी एक मिक्सचर है ना, एयर को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। जैसे वाटर है, वाटर में हम लोग ने सॉल्ट मिला दिया, ठीक है, हम लोग ने शुगर मिला दिया, एक तरह से शरबत बन गया, तो ये भी एक मिक्सचर का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर क्या हो गया, इम्प्योर मैटर का एग्जाम्पल हो गया, एक टाइप है, ठीक है। और बहुत सारा ये सब एग्जाम्पल्स हो गए मिक्सचर के, ठीक है। तो मिक्सचर को भी हम लोग दो कैटेगरीज में बांटते हैं। मिक्सचर्स को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो हम दो कैटेगरी में बांटते हैं मिक्सचर्स को, ठीक है। एक जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। और एक जो अलग दूसरा टाइप होता है मिक्सचर का वो होता है हेट्रोजेनस। तो होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, these are the two types of mixture, two main types। तो बच्चों होमोजेनस मिक्सचर का आप मतलब समझ पा रहे हैं क्या होता है होमोजेनस मिक्सचर और क्या होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर? मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। ऐसे आप लोगों ने ये जरूर 9th-10th में भी पढ़ा हुआ है, बट फिर भी मैं इसको एलैबोरेट थोड़ा कर देता हूँ सो दैट कि आप इजीली इसको समझ सकें कि क्या होता है होमोजेनस मिक्सचर और क्या होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजेनस मिक्सचर का एक एग्जांपल अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कोल्ड ड्रिंक, कोई एक कोल्ड ड्रिंक, मैं सिंपल सा एक कोई भी नाम ब्रांड नेम ले लेता हूँ, माजा हो, कोका कोला हो, पेप्सी हो, कुछ भी हो। तो कोल्ड ड्रिंक जैसे है, अब मैं शुरू ऊपर का कुछ सिप लूँ, कुछ घूंट पीऊँ, नीचे का जब कुछ घूंट पीऊँगा तो मुझे सेम टेस्ट मिलेगा, सेम स्वाद मिलेगा ना, एक ही जैसा स्वाद होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही जैसा स्वाद क्यों हो रहा है? ऊपर से पिया तब भी और नीचे से पिया तब भी। इसलिए क्योंकि वो जो कोल्ड ड्रिंक है बॉटल में, उसमें हर प्रति इकाई आयतन में जो चीज़ें हैं वो सेम चीज़ें हैं और सेम मात्राओं में हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब मिक्सचर में अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में सेम कंपोजिशन है, तो वो हो गया यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो अगर मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है तो उसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल अभी बताया कोल्ड ड्रिंक, जब हम उसको फिल्टर करेंगे यानी कि छानेंगे, जैसे नॉर्मल जैसे हम चाय छानते हैं, चाय है ना, तो चाय जब छानते हैं तो क्या होता है, छन्नी के ऊपर चाय पत्ती और बाकी चीज़ें, इलायची, ये सब आ जाती हैं और बाकी पूरा चाय नीचे आ जाता है ना। तो उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस, सिंपल फिल्ट्रेशन हुआ वो। तो होमोजेनस मिक्सचर को अगर हम सिंपल फिल्ट्रेशन करवाएं, जैसे चाय छन्नी लिया और उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, तो क्या उस कोल्ड ड्रिंक में जो शुगर होगा, जो चीनी होगा और बाकी चीज़ें होंगी, क्या वो ऊपर आ जाएंगी? नहीं, सारा कोल्ड ड्रिंक नीचे आ जाएगा, उसमें जो भी चीज़ मिला हुआ था वो भी उसके साथ नीचे आ जाएगा। यानी कि होमोजेनस मिक्सचर जो होता है उसको हम फिल्टर नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई इसके लिए कि दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है, मैंने मतलब समझाया है। दूसरा कि होमोजेनस मिक्सचर को हम फिल्टर नहीं कर सकते नॉर्मल फिल्ट्रेशन से, ठीक है। तीसरी बात एक और हम ध्यान क्या दे सकते हैं, अगर हम जैसे एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं और उसको मैं 1 घंटे या 2 घंटे के लिए बिल्कुल स्टिल छोड़ देता हूँ, स्थिर करके छोड़ देता हूँ बिना उसको हिलाए डुलाए, ठीक है। तो अगर मैं 3-4 घंटे के बाद भी उसको देखूँ तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर का चीनी या बाकी चीज़ जो है वो नीचे आके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होता, और पानी वाला चीज़ ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो जैसा था वैसे ही रहेगा पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि सेटलमेंट नहीं होता, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर को अगर हम स्थिर छोड़ भी दें तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो बॉटम में आके सेटल नहीं हो जाएंगे, है ना, सेडिमेंटेशन या किसी तरह का उस पर परत नहीं बैठेगा, ठीक है। तो होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो सेडिमेंटेशन उसका या उसके जो कंपोजिशन होते हैं वो अलग अलग नहीं हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से
एक और चीज़ हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे कि होमोजेनस मिक्सचर्स जो होते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम अलग अलग करके नहीं देख पाते हैं, ना तो हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं और ना ही सिंपल माइक्रोस्कोप से भी देख पाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे, तो अगर मैं एक शीशे के ग्लास में कोल्ड ड्रिंक को रख दूं और मैं कितने देर भी उसको देखता रहूं तो मुझे पूरा कोल्ड ड्रिंक ही केवल दिखेगा, उसका अलग अलग चीज़ यानी कि पानी वाला पार्ट अलग, चीनी वाला पार्ट अलग, ऐसा नहीं दिखेगा, है कि नहीं। तो उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसके पीछे रीज़न है एक्चुअली में कि उसके जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बहुत 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 छोटा हो जाता है, यानी कि लगभग मैं अगर मैं बोलूँ तो 1 नैनोमीटर से भी कम। ठीक है, नैनोमीटर पे आएंगे, 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, तो उससे भी कम हो जाता है उसका साइज़, जो पार्टिकल्स का साइज़ है, तब वो होमोजेनस मिक्सचर बनाता है। ठीक है, और उतने छोटे साइज़ को हम लोग अपने आँखों से या सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट कैनॉट बी सीन बाय आवर आइज और थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, तो बच्चों मेन जो चीज़ें होमोजेनस मिक्सचर में हम लोगों ने अभी जाना है वो ये कि दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दे कैनॉट बी फिल्टर्ड, दे कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स, उनका सेटलमेंट नहीं हो पाता स्टिल रखने पे, और उसके कंपोनेंट्स को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते, है कि नहीं। तो ये हो गया होमोजेनस मिक्सचर के बारे में एक ब्रीफ आइडिया। अभी मैं जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। जो दूसरा टाइप मिक्सचर का हम लोग अभी पढ़ रहे थे वो था हेट्रोजेनस मिक्सचर, यानी ठीक इसका उल्टा कर देंगे, होमोजेनस का उल्टा हेट्रोजेनस। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक सैंपल लेता हूँ, एक बीकर ले लेता हूँ या ग्लास ले लेता हूँ, उसमें पानी मैंने डाल दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, उसमें 2 चम्मच मिट्टी भी डाल देते हैं। ठीक है, और फिर उसको बहुत देर तक स्टिर करते हैं, ऐसे ऐसे घोलते हैं, जैसे हम लोग शरबत घोलते हैं ना, शरबत बनाते वक्त चीनी को घोलते हैं, वैसे ही हम लोग उस मिट्टी को भी बहुत देर तक ऐसे 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 करके चम्मच से कर लेते हैं। ठीक है, तो वो जो बनेगा वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर का उदाहरण होगा। ठीक है, क्यों होगा हेट्रोजेनस या क्या खासियत बात होगी उसमें, तो देखिए हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होता है, अब वो जो मिक्सचर हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर बन गया उसको थोड़ी देर अगर छोड़ दें, 10-15 मिनट छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद ऊपर से मैं अगर 2 चम्मच लेता हूँ उस मिक्सचर का, तो उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होगा और बहुत थोड़ा बहुत जो मिट्टी है उसका मात्रा होगा, बहुत थोड़ा, है ना। और वही अगर मैं नीचे ग्लास के नीचे बॉटम से पेंदी तरफ से अगर मैं 2 चम्मच लेता हूँ तो उसमें क्या होगा, उसमें भी मिट्टी और पानी होगा, मगर मिट्टी का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगा उसमें और पानी का मात्रा कम होगा, है कि नहीं। ये हम लोग कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेट्रोजेनस मिक्सचर दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें क्या था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कोल्ड ड्रिंक का मैंने एग्जांपल लिया था, ऊपर से लें चाहे नीचे से लें सेम स्वाद आ रहा था, इसका मतलब कंपोजिशन सेम है। मगर हेट्रोजेनस में ऊपर से लिए या नीचे से लिए तो सेम नहीं रहा, अंतर हो गया। ऊपर से लिए तो पानी ज़्यादा मिट्टी कम, नीचे से लिए तो पानी कम मिट्टी ज़्यादा हो गया। यानी कि जो मिक्सचर बना है हेट्रोजेनस मिक्सचर पानी और मिट्टी का, वो होमोजेनस मिक्सचर नहीं है, उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर में। ठीक है बात। दूसरी बात, हम अगर ये बात करें कि अगर उस ग्लास और मिट्टी जो है उसका एग्जाम्पल, उसको मैं अगर उस ग्लास को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, 15-20 मिनट आधा घंटे के लिए छोड़ दूं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि मिट्टी का परत नीचे एकदम बैठा हुआ रहेगा, पानी वाला लगेगा कि ऊपर है कि नहीं, इस तरह से। तो कहने का मतलब थोड़ी देर अगर छोड़ दिया जाए तो पार्टिकल्स जो हैं उसमें धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं, नीचे आकर के बैठने लगते हैं। मगर होमोजेनस के उदाहरण में हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा था। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं दे गेट सेपरेटेड ईजिली, उसको आराम से हम फिल्ट्रेशन भी अगर करेंगे, अगर छानेंगे भी, तो इसी उदाहरण को अगर मैं ले लूँ और छानूँ अगर, तो हम क्या देखेंगे कि नीचे पानी वाला मात्रा ज़्यादा आ गया, बहुत थोड़ा बहुत मिट्टी उधर से पास हो सकता है, मगर ज़्यादातर मिट्टी जो है वो छन्नी के ऊपर रह जाता है। तो कहने का मतलब हम कंपोनेंट्स को बहुत हद तक सेपरेट कर सकते हैं थ्रू नॉर्मल या सिंपल फिल्ट्रेशन, मगर इस केस में वैसा नहीं था बिल्कुल, है कि नहीं।
एक और बात, यहाँ पे हम लोग उसके साइज़ को, जो पार्टिकल्स था उसके साइज़ को अपनी खुली आंखों से नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उसका साइज़ बहुत बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है। मगर हेट्रोजेनस में क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है इसकी तुलना में, ठीक है। और इस कारण से क्या होता है, इसके पार्टिकल्स को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि हम घोले और फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए तो आराम से हमें मिट्टी अपनी खुली आंखों से भी दिख जाता है कि हाँ मिट्टी नीचे ज़्यादा बैठा हुआ है और पानी वाला चीज़ ज़्यादा ऊपर है कि नहीं। तो यानी कंपोनेंट्स को हम लोग आसानी से देख सकते हैं क्योंकि साइज़ उसका बड़ा होता है, इसलिए हम लोग आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों मिक्सचर का दो टाइप, और उसके बारे में मैंने बहुत सिंपल वे में आपको बताया कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मुख्यतः हम लोगों ने जो बात की, एक तो केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो, और दूसरा मैटर पे हम लोग बात कर रहे थे जो आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत उसके बारे में, और उसी को मैंने फर्दर और थोड़ा इलाबोरेट करके उसको और थोड़ा विस्तृत रूप से बताया है। उसके क्लासिफिकेशन को मैंने बताया, मैटर के क्लासिफिकेशन को, कि मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो एक दो पार्ट्स में मैंने बताया उसको। एक जो ये पार्ट था वो था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन के आधार पे हम लोग प्योर और इम्प्योर दो तरह का मैटर बताया, और प्योर में दो तरह का एलिमेंट और कंपाउंड, उसका कुछ उदाहरण हम लोगों ने लिया। और जो दूसरा टाइप था वो इम्प्योर में मिक्सचर हम लोगों ने देखा, और मिक्सचर का एग्जाम्पल्स और उसका टाइप्स भी देखे। और इसके पहले जो हम लोग बात कर रहे थे मैटर का क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ऑन मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था के आधार पे हम लोगों ने 5 स्टेट को देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसमें 3 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कुछ एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो कुछ मैटर वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया है, जितना भी डिस्कस किया वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया गया है। अगले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।